Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I'm going to discuss with you a very interesting topic, that is marks versus grades in evaluation. We know that during educational reforms, we have changed grades in spite of marks in our examination system nowadays. मतलब अब हम ग्रेड देते हैं, मार्क्स नहीं देते हैं। जनरली देखिए सब जगह आपके हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में सब जगह ग्रेड्स दिए जाने लगे। सीजीपीए में अब मार्किंग होती है ना, ग्रेडिंग सिस्टम है ये। तो मार्किंग सिस्टम को जानते हैं और वो क्या था, उसमें क्या कमियां थी और क्यों मार्क्स को ग्रेड्स से रिप्लेस किया गया, ग्रेड्स क्यों मार्क्स से बेहतर है। तो मार्किंग सिस्टम में क्या था कि द मार्क्स आर जनरली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज और द एक्सटेंट टू विच अ स्टूडेंट्स आंसर मैचेस विद द एक्सपेक्टेड आंसर। किस हिसाब से मार्क्स दिए जाते थे? इस हिसाब से कि आपने कितना सही उत्तर दिया है या किस सीमा तक आपका उत्तर जो है वो वांछित उत्तर से मैच खाता है। Marks are assigned on each item question and then mathematically added to derive at the total marks in a paper. हम लोग हर क्वेश्चन में मार्क्स देते हैं, देते थे या देते हैं, और बाद में उसको मैथमेटिकली अंकगणितीय योग कर देते हैं और बता देते हैं कि पूरे पेपर में कितने मार्क्स मिले। Marks are generally interpreted in terms of absolute achievement, but these are only estimates of absolute achievement. जनरली मार्क्स को उसका जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब उसका अर्थ निकालते हैं, तो कहा जाता है कि आपका एब्सोल्यूट आपकी उपलब्धि है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वहां तक एक एस्टिमेट है, एक आकलन है हमारा। हम वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, बिल्कुल सटीक नहीं होता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर नॉट द ट्रू मार्क्स। जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपके सही मार्क्स नहीं होते हैं। क्यों? दीज कंटेन द एरर्स ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ये जो मार्किंग सिस्टम है उसमें बहुत सारी एरर्स होती हैं, जिनको एरर्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, मतलब मापन की त्रुटियां। The error of measurement can be expressed in standard error of measurement, और ये जो error होती है measurement की, उसको आप standard error of measurement में नापते हैं या express करते हैं। तो obtained score यानी कि जो score आपको मिलता है वो क्या होता है? True score तो होता है, लेकिन उसमें error score जुड़ा होता है, और error score generally माइनस में होता है, इसलिए उतने नंबर आपके घट जाते हैं। तो true score plus error score, तो error score चूंकि माइनस में है तो actually true score में से error score घट जाता है। सोर्सेज ऑफ एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्यों है, क्या है, क्यों ये त्रुटियां हो रही हैं? तो सबसे पहले एरर विद इन द टेस्ट, टेस्ट में ही त्रुटि है। जैसे इफ द क्वेश्चन पेपर इज पुअरली डिजाइन, अगर क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं है अच्छे से, या तो वो बहुत कठिन है या बहुत सरल है, या ज्यादातर क्वेश्चंस कुछ ही यूनिट से पूछ लिए गए हैं, या क्वेश्चंस एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या पूछ रहा है, या आइटम्स पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, तो क्या होगा? द ऑब्टेन्ड स्कोर कैन बी लोअर और हायर देन द ट्रू। फिर दूसरी कमी क्या, दूसरा त्रुटि का कारण क्या है? एरर्स ड्यू टू एग्जामिनर्स सब्जेक्टिविटी। तो बहुत बड़ा कारण है, यानी कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उसकी सब्जेक्टिविटी आ रही है चेक करने में। रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट सब्जेक्टिविटी इन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इज सो हाई दैट समटाइम्स अ स्टूडेंट फेल्ड बाय वन एग्जामिनर इज असाइंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स बाय अनदर एग्जामिनर। मतलब अनुसंधान तो यहाँ तक बताते हैं कि इतना ज्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिविटी होती है एग्जामिनर की कि कोई स्टूडेंट वही एक आंसर लिख के कोई एक एग्जामिनर उसको फेल कर देता है, दूसरा एग्जामिनर उसको फर्स्ट डिवीजन के भी मार्क्स दे सकता है। आप कल्पना करिए। फिर एरर्स इन स्कोरिंग, ये भी हो सकता है भाई हाथ से ही जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, हर कोई तो उसको क्रॉस चेक नहीं करने जा रहा। There can also be errors in scoring. In the manual scoring of test, the likelihood of error is more. जब आप उसे हाथ से जोड़ते हैं, मैनुअली जोड़ते हैं, तो त्रुटि होने की संभावना ज्यादा रहती है। Though computerized test scoring may have less errors, these also are not completely free from errors. जब computerized test scoring होती है तो त्रुटि कम होती है, लेकिन आप तब भी ये नहीं कह सकते कि उसमें से पूरी तरह से वो त्रुटि से मुक्त है। फिर एरर्स विद इन द एग्जामिनीज, यानी एग्जामिनी के अंदर ही एरर उत्पन्न हो जाए। जैसे समटाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट फेयर वेल इन द एग्जामिनेशंस, कभी कभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, या तो आप बीमार हैं, या आप इमोशनली किसी प्रॉब्लम में हैं, या आप थके हुए हैं, या आपकी नींद नहीं पूरी है। ऑल दीज सिचुएशंस आर टेम्परेरी, ये सभी सिचुएशंस तो टेम्परेरी हैं, लेकिन इसकी वजह से जो स्कोरिंग होगा वो परमानेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रा इंडिविजुअल एरर उत्पन्न हो जाएगी। फिर एरर्स इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कभी कभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी त्रुटि प्रदान करता है। जैसे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस रिपार, कभी हो सकता है कि आप कहीं एग्जामिनेशन का आपका सेंटर पड़ा हो, या विद इन योर कॉलेज लाइट ना आ रही हो,
या बहुत शोर हो रहा हो बाहर, कोई रैली निकल रही हो, कोई कुछ भी हो रहा हो, है ना, इस तरीके का, या सुपरवाइजर्स बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, बार बार आपके दिमाग से निकल जा रही हो वो चीजें, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से जो आपको नंबर मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। These test administration factors can also contribute to errors of measurement, और इससे भी errors of measurement contribute होता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट में करेंगे। एरर स्कोर्स आर एज्यूम्ड टू बी रैंडम, लेकिन माना क्या जाता है कि भाई एरर स्कोर जो है ये रैंडम है, और एज सच दे कैंसिल ईच अदर आउट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और निकल कर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि एरर स्कोर आपको प्रभावित ज्यादा नहीं करेंगी, और जो ऑब्टेन्ड स्कोर होगा वो ट्रू स्कोर होगा। क्यों माना जाता है ऐसा, क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर स्कोर्स अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मानते हैं कि एक नॉर्मल एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के कर्व की तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए जो इस डिस्ट्रीब्यूशन है एरर स्कोर्स के, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट आपका परफेक्टली रिलायबल होगा तो ट्रू स्कोर आपका ऑब्टेन्ड स्कोर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट वहां पे जीरो होगा। लेकिन क्योंकि कोई भी टेस्ट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होता है, इससे हमेशा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट आएगी, और आपका जो ऑब्टेन स्कोर होगा वो ट्रू स्कोर से कम हो जाएगा, और उसमें एरर ऑफ मेजरमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी टेस्ट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। क्या कमियां निकल के आई मार्किंग सिस्टम में? द मार्किंग सिस्टम हैज इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी, उसमें सब्जेक्टिविटी है। पहली बात तो जो आपको नंबर मिल रहे हैं वो आपके ट्रू मार्क्स नहीं है, उसमें एरर ऑफ मेजरमेंट है। द एरर ऑफ मेजरमेंट हो सकता है आपकी सब्जेक्टिविटी हो, टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिव कोई दिक्कत हो, एग्जामिनी में कोई दिक्कत हो, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अच्छे से हुआ हो, या टेस्ट की स्कोरिंग में भी गड़बड़ी हो। दूसरी बात, ये मार्क्स केवल एस्टिमेट्स हैं अचीवमेंट के, ये पूरा आपका एब्सोल्यूट अचीवमेंट नहीं है। For this estimated value also different examiners use different scales of measurement, है ना। और तीसरा जो सबसे इसका साइंटिफिक आप कह सकते हो कमी है वो ये है कि जो मार्क्स होते हैं उनको हम रेशियो स्केल पे देते हैं। रेशियो स्केल का मतलब ये सब आपके मेजरमेंट के स्केल है, आप फिर से पढ़िए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये 4 स्केल होते हैं। तो जिसमें से जो रेशियो स्केल है उसमें आप क्या कह सकते हैं कि आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, करते हैं ना। एवरेज कैसे निकालते हैं? भाग निकाल के, गुणा करके भाग निकालते हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि रेशियो स्केल पे चूंकि मार्क्स है तो आप इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो एबिलिटीज पे आपने मार्क्स दिए हैं, कहीं आपने अचीवमेंट में मार्क्स दिया है, कहीं एप्टीट्यूड पे दिया है, कहीं एटीट्यूड पे दिया है, कहीं पर्सनैलिटी पे दिया है, वो गुण तो आपस में जोड़े घटाए नहीं जा सकते ना, कि जोड़ दे सब पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्या एक पैमाने पे जोड़ा जा सकता है? नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। Therefore, another problem comes when marks of all the subjects are added and total marks are taken as measure of overall ability। और हम क्या कहते हैं, ऐसे भी देखिए ना कि मैथ्स में क्या चेक कर रहा है, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक कर रहा है। इतिहास में क्या चेक कर रहा है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा करते हैं आप। लिटरेचर में आपकी लिटरेरी एक्टिविटी चेक कर रहा है। तो क्या लिटरेरी एक्टिविटी, न्यूमेरिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी सब जोड़ी जा सकती है आपस में? नहीं। और हम कहते हैं क्या है, सबको जोड़ के, भाग करके, एवरेज निकाल के बता देते हैं ये आपकी एवरेज ओवरऑल एबिलिटी है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ये मार्किंग सिस्टम में गलतियां हैं। तो क्या आया भाई? ग्रेडिंग स्केल आ गया, ग्रेडिंग सिस्टम। इन ऑर्डर टू ओवरकम सम ऑफ द इनएडिक्वेसीज, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ग्रेडिंग सिस्टम भी पूरी तरीके से सही है। कुछ कमियों को दूर करने के लिए यूजीसी, एनपी 1986, आपका एनसीएफएससी क्या है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो 2000 में आया, उसने रिकमेंड किया कि आप ग्रेड इस्तेमाल कीजिए मार्क्स के स्थान पे टू सर्टिफाई द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। Marks generally indicate the estimates of absolute achievement of a student on a test or examination comprising of tests, whereas grades reflect the relative achievement of students, क्योंकि ग्रेड यहाँ पे आपका रिलेटिव अचीवमेंट शो कर रहे हैं। मार्क्स जनरली कंटिन्यूअस रेशियो स्केल पे होते हैं, जबकि ग्रेड्स आपके इंटरवल या ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। मार्क्स कंटेन एरर्स ऑफ मेजरमेंट होता है, जिसमें कि द सोर्सेज ऑफ दीज एरर्स ऑफ मेजरमेंट कैन बी सब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जामिनर और क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। मार्क्स must therefore be interpreted with reference to the test norms or a priori defined criteria, मतलब पहले से आपने कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है, उसके हिसाब से आप मार्क्स को इंटरप्रेट करते हैं। ग्रेडिंग को आप नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरिया रेफरेंस फैशन में आप रिफ्लेक्ट करते हैं।
तो ग्रेडिंग सिस्टम के तरीके क्या क्या है, अगर हम देखिए 20-25 स्टूडेंट्स की क्लास में हम आपका टेस्ट लें और टीचर से कहा जाए भाई ग्रेड कर दीजिए बच्चों को, मार्क्स मत दीजिए, तो क्या करेगा टीचर, एक सिंप्लीफाइड रूडिमेंटरी मेथड अप्लाएगा कि ठीक है उसने बांट दिया कि वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज और पुअर 5 कैटेगरी बना दी। हमने कहा जो सबसे अच्छा किया है वो वेरी गुड, उसके नीचे वाला गुड, उसके नीचे के इतने बच्चे एवरेज में चले जाएंगे, उसके बिलो एवरेज और पुअर। they make this classification according to their own standards of performance। और जो टीचर ने क्या किया, अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन बना दिया। लेकिन जो लार्ज सैंपल्स हैं, जहाँ हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, वहां पे इतने सारे बच्चे हैं, तो आप इस तरह से ग्रेडिंग्स नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स शुड बी यूज्ड, वहां पे स्टैंडर्ड तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। The statistical theory of probability says that in a large population any trait, ability or characteristic is normally distributed। Statistical theory क्या कहती है probability की, कोई भी trait हो अगर large population में होगा तो वो NPC के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा। तो ग्रेड्स कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ग्रेड्स को भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अवॉर्ड करेंगे, प्रिज्यूमिंग that in a large sample achievement of students in different subjects is normally distributed। This type of grading is called grading on the curve or norm reference grading। इस तरीके की ग्रेडिंग जो हम ये मान के चलते हैं कि वो एनपीसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग कहते हैं या ग्रेडिंग ऑन दी कर्व भी कहते हैं। तो ग्रेडिंग दो तरीके की हो गई मेनली, नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग। हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, जब हम किसको रेफरेंस मानते हैं, नॉर्म को। नॉर्म मतलब आपका पॉपुलेशन, आपके जो साथ के बच्चे हैं, आपका पीयर ग्रुप है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से। और क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग क्या होगी, जब हम पहले से डिफाइन कर लेंगे क्राइटेरिया और उसको रेफरेंस मान के ग्रेडिंग करेंगे। तो नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन रिलेटिव अचीवमेंट, उसमें हमारी अचीवमेंट रिलेटिव होती है, यानी कि इन रिलेशन टू अदर स्टूडेंट्स। दैट इज हाउ योर अचीवमेंट कंपेयर विद द अचीवमेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। In this method, certain proportion of students are assigned A's and B's regardless of their absolute achievement on the test। मतलब हमने कैसा परफॉर्म किया इससे मतलब नहीं है। जैसे उन्होंने मान लिया, ये नहीं कहेगा कि आपके 70% नंबर आएंगे तो आपको ग्रेड ए देगा, वो कहेगा क्लास में अपर 18% को हम ए दे देंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया हो और 18% ऊपर के नंबर भी 50 ही, मतलब 100 में 50 ही आए हो, ज्यादातर बच्चों के ऊपर से लें तो भी 50 ही आए हो, तो सिर्फ 50 नंबर आने पे भी आपको ग्रेड ए मिल जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस में ऐसा नहीं होगा, उसमें तय है पहले से कि आप 70 नंबर लाएंगे तभी आपको ए देंगे। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में आपका परफॉर्मेंस सिर्फ आपको मतलब इम्पैक्ट करता है, लेकिन नॉर्म रेफरेंस में बाकी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस आपके ग्रेड को इम्पैक्ट करता है। ये मेन अंतर है। क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग में ग्रेड इज असाइंड अकॉर्डिंग टू ए स्टूडेंट्स लेवल, हमारा जो अचीवमेंट या परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हमको मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ अदर। दूसरों ने कैसे किया ऐसे मतलब नहीं है। यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग द एग्जामिनर्स एंड टीचर्स शुड हैव सम प्रायर नॉलेज ऑफ व्हाट लेवल ऑफ अचीवमेंट और परफॉर्मेंस इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट। ठीक है, फिर मेरिट्स, अब इसमें भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। जैसे नॉर्म रेफरेंस की मेरिट क्या है कि द एडवांटेज ऑफ ए नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग इज दैट इट सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान कर दिया है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि अपर 10% को हम ग्रेड ए दे देंगे। इट टेल्स वेयर ए स्टूडेंट स्टैंड्स इन द ग्रुप, वेदर ही शी इज अमंग टॉप 10 है ना, या अमंग 20%। लेकिन कुछ इसकी गलती दिक्कतें भी हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे क्लास में सभी बच्चे गिफ्टेड है, सभी बच्चे ब्राइट हैं और सभी ने बहुत अच्छा किया है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अपर 20 को हमने मान लीजिए ए दिया, जो बिलो उसके नीचे वाले 20 उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमको उनको बी ग्रेड देना पड़ेगा। उसके नीचे वाले बच्चों के भी अच्छे नंबर है, मतलब 100 में मान लीजिए उनके 90 हैं, उनके 80 हैं और उनके 70 हैं, तो 70 वाले को पता चला सी ग्रेड मिल रहा है, 60 वाले को डी ग्रेड मिल रहा है, तो 60 वाले को डी ग्रेड तो नहीं मिलना चाहिए ना। डी ग्रेड तो कहते हैं कि ऐसे बहुत खराब सा ग्रेड माना जाता है ना। उसी तरह से अगर बच्चों ने सबने बहुत खराब किया है, मान लीजिए कि 40 से ज्यादा नंबर ही किसी के नहीं आए हैं, तो हम 40 वाले को क्या दे देंगे, ए ग्रेड दे देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाले 10% को हम ग्रेड दे देंगे। लेकिन उसके नंबर 40 ही हैं, तो मतलब वो कहेगा हमारा ए ग्रेड है, ए ग्रेड है, तो हम मान के चलेंगे कि ए ग्रेड वालों के तो अच्छे नंबर होंगे, लेकिन नंबर उसके 40 ही। ये दिक्कत है। उसी तरह से क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग की मेरिट डीमेरिट क्या है कि द सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक for teachers and students। The second advantage of this method is that it is possible for all the students to get high grade। इसमें है कि हम सभी हाई ग्रेड पा सकते हैं। भाई हमको पहले से पता है कि 75 नंबर आने पे ए ग्रेड मिलना है, तो हम बहुत मेहनत करेंगे कि 75 नंबर आ जाए और हमको मिल जाए। लेकिन इसकी भी डीमेरिट है, जैसे
सब जगह एक ही स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर सकते ना, कि कह रहा है ना कि एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड इज नॉट इजी, व्हाट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड फॉर एन ए इन वन यूनिवर्सिटी और वन सब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिसीजन फॉर सिलेक्शन और प्लेसमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि हम कहेंगे हमको उस यूनिवर्सिटी से ए मिला है, दूसरी यूनिवर्सिटी में उतने ही नंबर को हम कह देंगे उसको बी मिला है, तो इस तरीके की दिक्कत होती है इसमें। यूजीसी ने क्या कहा, यूजीसी ने रिकमेंड किया कि भाई ग्रेडिंग इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो 5 पॉइंट नहीं 7 पॉइंट ग्रेडिंग को कह रहा है। इट वुड कीप इवेल्युएशन विद इन रीजनेबल लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। द रैशनल फॉर द 7 पॉइंट स्केल इज दैट इट कंफर्म्स इन क्वालिटेटिव टर्म्स टू डिस्टिंक्शंस नॉर्मली मेड बाय टीचर्स इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जैसे हम लोग कह रहे थे ना 5 पॉइंट स्केल में वेरी गुड, गुड, फिर आपका हो जाएगा एवरेज, फिर बिलो एवरेज, फिर पुअर, तो एक एक स्केल और बढ़ा लेंगे आगे पीछे, मतलब एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, फिर गुड, मतलब वो रेंज बढ़ा लेंगे, तो वो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। और ग्रेडिंग के लिए क्या कहा यूजीसी ने कि देयर वाज ब्रॉड कंसेंसस इन फेवर ऑफ डायरेक्ट ग्रेडिंग बाय टीचर्स, कि टीचर्स ग्रेड करें, ईच आंसर को सेपरेटली इवेलुएट किया जाए, मार्क्स गिवन बाय टीचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेड्स विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है कि इतने मार्क्स होंगे तो आप कौन सा ग्रेड देंगे, जैसे 80 से 90 के बीच में मार्क्स होगा तो आप ए देंगे, 70 से 80 के बीच में होगा, नहीं मान लीजिए 80 से 90 के बीच में होगा तो ए प्लस देंगे, फिर 70 से 80 के बीच में होगा तो ए देंगे। इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख के आप अपने मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर है द ग्रेड्स इन इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी शोन सेपरेटली, मतलब आपको अलग अलग दिखाना चाहिए कि इंटरनल असेसमेंट में इतना ग्रेड है और एक्सटर्नल में इतना, दोनों को जोड़ के एवरेज मत निकालिए। Along with the grade of the student in each subject, the grade point average can also be indicated, है ना, grade point average ही होता है आपका जो आपका CGPA है, cumulative grade point, यानी कि सारे आपने grade point के average निकाल दिए, उसी को cumulative grade point average कहा जाता है। और the minimum grade point average in each subject or the course as a whole will have to be indicated by each university according to its need। ऐसी कुछ recommendations UGC ने grading system पर बताई हैं। ये है मार्क्स और ग्रेड्स का आपस में तुलनात्मक अध्ययन, और ये है वो रैशनल जिसके हिसाब से आप कहते हैं कि क्यों जब हम एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, परीक्षा प्रणाली में सुधारों की बात करते हैं, तो क्यों हमने अंकों को ग्रेड से रिप्लेस कर दिया है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम मार्किंग सिस्टम से कैसे बेहतर है। ओके, तो ये एक छोटा सा, क्योंकि मुझे आपको एक्चुअली ग्रेडिंग बतानी थी, तो ग्रेडिंग बताने के लिए मार्क्स तो बताने ही पड़ेंगे। अब बात करेंगे स्केलिंग की, एक ये टॉपिक रह गया है स्केलिंग ऑफ मार्क्स। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.